दोहा गर्म था, वहाँ के दिल पर जमी बर्फ़ पिघलने लगी, लेकिन सिगार की तादाद में इजाफा हो गया। मैदे का दर्द गले तक पहुँच गया और अब कंधों को मुतासर करने लगा था। ये दर्द बाज़ दफ़ा सोने नहीं देता था। इस दफ़ा वो MRI करवा के घर आया तो कंधे हनूस बोझल थे। स्पेशलिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ डिहाइड्रेशन थी। इसके दर्द की ठोस वजह किसी को नहीं मिलती थी। सबरीना की बताई वजह बार बार जहन में आती, लेकिन उसने अपना जहन इस तरफ से बंद कर लिया था। इस सुबह भी नींद की चंद दवाइयाँ फांकी और अपार्टमेंट के पर्दे गिरा कर बिस्तर पर लेट गया। बहुत दिन बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। चंद घंटे गुजरे थे, चंद साल उसका जहन फ़र्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो घंटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने उसे जगाया। माहिर चौंक के उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, बत्तियाँ गुल थी, ऐसे में फ़ोन चमक चमक के थरथरा रहा था। गैस नशा लोकल नंबर। इसका सर भारी था और आंखें बोझ। बदिक्कत मोबाइल कान से लगाया। हेलो, गनुदा सी आवाज़ अलग से निकली। हेलो जवाब में एक परेशान सा नस्वानी हेलो सुनाई दिया। फिर एक वक्फा। कौन? मामार। क्या उसको समझ में नहीं आया कि वो कौन थी और वो क्या पूछ रही थी। मैं माबीना, हम एयरपोर्ट पर मिले थे, वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसके सोए जहन में एक कौंदा सा लपका। उसने खुद को कहते सुना 1 in 50। शायद जहन को याद आ गया था, लेकिन जहन उसे नहीं बता रहा था कि वो कौन थी और 1 in 50 का क्या मतलब था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके शहर में आऊँ तो बताऊँ। परेशानी से तेज़ तेज़ बोल रही थी। मैं एक मसले में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो एयरपोर्ट पर थी और उसे मेरी मदद चाहिए थी। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें अब सुस्त हो चुकी थी। यास्मीन सामने बैठी खामोशी से सुन रही थी। वो अब कोच की टैक्सी सटका याद करके कह रहा था, मैं सबरीना से नाराज़ था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे ही कॉल की और अपने लिए एक फ़्लाइट बुक करवाने को कहा ताकि मैं बोर्डिंग लाउंज तक रसाई हासिल कर सकूं। तुम एक अजनबी की मदद करने क्यों गए? मैं नहीं जानता। मैं इस वक्त भी नींद की दवा के ज़ेरे असर था। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के वस्त में एक बड़ा सा जर्द रंग का भालू सर जगह बैठा था। इसके सर पे एक डेस्क लैंप जल रहा था, यूँ जैसे इसका सर लैंप में फंसा हो। ये 23 फुट ऊंचा कांसी का बना हुआ भालू दुनिया भर के मुल्कों से दोहा के एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए नॉस्टैल्जिया का काम करता था। वो इन्हें अपने बचपन के बेडरूम के स्टडी टेबल पर डेस्क लैंप के साथ रखे किसी भूले बसरे भालू की याद दिलाता था। इस वक्त बहुत से लोग भालू के कदमों में खड़े तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इसकी हिदायत के मुताबिक वो वहीं खड़ी थी, एक कंधे पर सफ़ेद बैकपैक डाले वो छोटे बालों वाली लड़की खौफजदा परेशान नगाहों से इतराफ़ में देख रही थी। 1 in 50। वो चौंक के पलटी, निगाहें उससे मिली। इसकी आंखों पर नीला मस्कारा लगा था, अलबत्ता लिपस्टिक मद्धम हो चुकी थी और चेहरे की रंगत सफ़ेद सी थी। माहिर को देख एक थकान भरी सांस खारिज की। थैंक यू आपके आने के लिए। वो रो नहीं थी, लेकिन रो देने के करीब थी। क्या हुआ? वो ख़राब गले जैसी आवाज़ में पूछ रहा था। मेरा। वो कदरे झिझकी, लम्बे पर को गौर से इस नबी ममार को देखा। ये आदमी वैसा तरोताज़ा और पुरएतमाद ना लगता था जैसे 2 बरस पहले था। इसके लिए कतर एयरवेज़ के स्टाफ को देने वाला और इसे अपने साथ अलमरजान लाउंज में लाने वाला, इसे डिनर करने पर मजबूर करने वाला। ये कदरे मुख्तलिफ सा था। इसका लिबास मलजका और आंखें मुतवरम थी, जैसे नींद से जागा हो या कि जैसे कई रातों से सोया ना हो। बड़ी शेफ, गहरे हल्की कमज़ोर चेहरा। मेरा वॉलेट खो गया। उसने पलकें झपकाई, आंसू अंदर ही अंदर उतारे। ये तय था कि मबीना आज नहीं रोएगी। क्या था वॉलेट में? पैसे, कार्ड, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, मोबाइल, सब कुछ। फिर इजाफा कि मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म थी। वो चल, मैं ना समझी से उसे देखता रहा। तुमने मुझे कॉल कैसे की? एक मुसाफिर के फ़ोन से। आपने अपना नंबर मेरे बैग पर लिखा था। माही ने सफ़ेद बैग पैक का स्ट्रिप दिखाया। वहाँ परमानेंट मार्कर से स्याह रंग में उसका फ़ोन नंबर लिखा था, जो बहुत दफ़ा साफ़ करने के बावजूद नहीं मिटा था। मुझे अपने घर के लैंडलाइन के अलावा कोई नंबर ज़ुबानी याद नहीं है। समझ में नहीं आया किसको कॉल करूँ। मैं लाहौर से कनाडा जा रही थी, वो तेज़ तेज़ बता रही थी। सुबह 10:30 बजे मैं यहाँ इस एयरपोर्ट पर उतरी। 9 घंटे का ट्रांजिट था। अभी घंटा पहले मैं एक जगह सो गई थी। जब उठी तो मेरा वॉलेट गायब था। यकीनन किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। वो बिना कुछ कहे उसे देखा गया। मैंने सिक्योरिटी से बात की है, अपने कदमों पर वापस हर उस जगह गई जहाँ से मेरा गुजर हुआ हो, मगर बेसूद। अब मैं एयरपोर्ट पर फंस गई हूँ। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के बगैर मैं फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकती। ये मुझे पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर देगी, इसीलिए आपको कॉल की। वो बहुत दिक्कत से खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी। वो सांस रोके सुन रही थी। क्या तुमने कुछ खाया है? माही ने सर दाएं बाएं हिलाया। लंच जल्दी कर लिया था, लेकिन वॉलेट खोने के बाद कुछ नहीं खाया। मैं बिना बोर्डिंग पास के एयरपोर्ट से कुछ नहीं खरीद सकती। पहले कुछ खाते हैं, फिर तुम मुझे दोबारा से सारी कहानी बताना। बल्ला मुझे एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। वो झुरझुरी लेके आगे बढ़ गया। माही के कंधे ठलक के। शायद उसने इसको कॉल करके गलती की थी। वो नींद में था या क्या मालूम, बीमार हो। एक बीमार आदमी उसकी क्या मदद करेगा? बेदिली से उसके पीछे चल पड़ी। जर्द बालू से चंद मीटर दूर हेयरडोस टी रूम बना था। उसके एक दरवाजे के बाहर सब्ज़ यूनिफॉर्म पहने एक भालू खड़ा था। साथ दीवार में बनी खिड़की थी
जैसे टी रूम के अंदर का मंजर दिखाई देता था, लेकिन वो दोनों अंदर बैठने के बजाय खिड़की के बाहर रखी मेज़ कुर्सियों पर बैठे थे। ईद की दूसरी शॉप्स और बैग्स उठाए आते जाते मुसाफिर दिखाई देते थे। दूसरे हिस्सों की निस्बत ये एयरपोर्ट का कदरे खामोश कोना था। वहीं इस आदमी को वहाँ बुलाने पर पछता रही थी। उसे अब्बास से रब्ता करना चाहिए था। वो उसके फ़ोन से या एयरपोर्ट के कंप्यूटर से अब्बास से इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकती थी। लेकिन क्या कही कि वो एक दफ़ा फिर एयरपोर्ट पर उसने अपना तमाशा बनाया था। उफ, पिछली दफ़ा बचत हो गई थी, तब उसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। लेकिन गुज़श्ता 2 बरस में उसने अबाद के साथ कई सफ़र किए थे और अब 19 साला माही नहीं थी। लेकिन उसे आज अपना आप फिर से 19 साला माही की तरह महसूस हो रहा था। मैं सो रहा था जब तुम्हारी कॉल आई। मैं कॉफ़ी के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। वो कुछ कह रहा था। माहिर चौंक के सीधे ही वो कॉफ़ी का घूंट पा रहा था, या ये उसका दूसरा कप था। उसका चेहरा गीला और सामने के बाल नम थे। वो अभी मुंह धो के फ्रेश होके आया था। अब वो बेहतर लग रहा था। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप किसी तरह मुझे मेरी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट पर बोर्ड करवा सकते हैं। वो परेशान थी। उसने कहा था दोहा उसका शहर है। वो उसे एक बासर आदमी लगा था। शायद वो अथॉरिटी से बात कर सके, कोई सू इस्तेमाल कर सके और वह जादू से कनाडा पहुंच जाए। बगैर बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के तुम कहीं नहीं जा सकती। अलबत्ता हम तुम्हारा वॉलेट ढूंढ सकते हैं। वो संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जो था। मेरा वॉलेट चोरी हुआ, अब कैसे मिलेगा? ये दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट किसी वजह से है, क्योंकि यहाँ ऐसे जराइम नहीं होते। उसने जेब से कलम निकाला और एक टिश्यू पेपर सामने किया। अगर तुमने अपनी सेविंग एक महंगे बैग के बजाय तनकीदी नज़र से उसके बैकपैक को देखा, एक एयर टैग या आईफोन में इन्वेस्ट की होती, तो आज तुम फाइंड माई आईफोन से अपना फ़ोन ढूंढ सकती थी। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने आंखें घुमाई। एक तो ये कमबख्त एप्पल यूज़र, ख्वाह वहाँ का एहसास से बरतरी हूँ। तुम कहाँ सोई थी जब तुम्हारा वॉलेट खोया? प्रेयर एरिया में। मुझे ऐसे मत देखें। हम जैसे लोगों के पास बिजनेस क्लास लाउंज की रसाई नहीं होती। हम एयरपोर्ट्स पर नमाज की जगह पर सो जाते हैं। वो सर्जिकल टिश्यू पर कुछ लिख रहा था। और तुम्हारी फ़्लाइट में कितना वक्त रह गया है? 3 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमारे पास तुम्हारा वॉलेट ढूंढने के लिए 3 घंटे हैं। माही ने अपने फ़ोन पर टाइमर सेट किया और उसे दरमियान में रखा। माही ने उलझ के उसे देखा। वहाँ 3 घंटे का वक्त सेट था और हर सेकंड के साथ वक्त घटता जा रहा था। आप किसी से मेरे लिए बात नहीं करेंगे? एयरपोर्ट स्टाफ से किसी से? उसने बेचैनी से याद दिलाई। जिस मकसद के लिए उसने उसे बुलाया था वो इसको सुन ही नहीं रहा था। नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा वॉलेट ढूंढ लेंगे। तुमने कहीं कराया होगा, अब तक उसे कुछ चुरा के जा चुका होगा, वो नहीं मिलेगा। आप वक्त ज़ाया कर रही है। इस अजनबी ने आंखें उठाकर एक नज़र उस पर डाली तो माही कदर धीमी पड़ी। हम इसे कैसे ढूंढेंगे? चीज़ें वहीं से मिलती हैं जहाँ से इनको खोया होता है। मैं हर उस जगह गई हूँ जहाँ मैं गई थी। हर रास्ते को देखा, वॉशरूम, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, वो कहीं नहीं है। एक दफ़ा फिर उसने आंसुओं को पीछे धकेला और रोएगी नहीं। माही ने पीछे टेक लगाए बगौर चलना में उसे देखता रहा। स्कूल में मैथ पढ़ी थी। स्कूल की मैथ का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। थ्योरम्स, फार्मूले, अलजेब्रा एम ही पढ़ाते थे स्कूल में। उसने नाक चढ़ाई। यानी तुमने अब तक नहीं सीखा कि दुनिया में हर शय रियाजी की मोहताज है? आपके माही को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने पीछे टेक लगा ली और बाजू सीने पर लपेट ली। कैसे? मैथ दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैथ के थ्योरम और फार्मूले तुम्हें इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम बड़े होकर अमली ज़िंदगी में इनके ज़रिए अपने मसले हल कर सको। मैं अपना वॉलेट मैथ्स के ज़रिए नहीं ढूंढ सकती ममार साहब। उसने खफकी से माहिर को देखा। किसी को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। वो यकीनन इसी चीज़ का बदला ले रहा था। ढूंढ सकती हो, क्योंकि मैथ हमें सिखाती है कि दुनिया की हर चीज़ नंबर में बयान की जाती है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो अब टिश्यू पर चंद लकीरें खींच रहा था। तुम लाहौर से दोहा किस वक्त पहुंची? करीबन 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे पास था। उसने सबसे ऊपर लिखा 10:30 AM। और किस वक्त तुमने देखा कि वॉलेट गायब है? पूरे 2 बजे। उसे याद है, जब वॉलेट चोरी हुआ था तो मैंने वक्त देखा था, क्योंकि मैं सोकर उठी। तुम्हारा वॉलेट 2 बजे चोरी नहीं हुआ। उसने तेज़ी से टोका। 2 बजे तुम्हें मालूम हुआ कि वो खो गया। एक ही बात है। एक बात नहीं है। तुम्हें मुझे नंबर्स में बताना होगा कि तुम 10:30 बजे से 2 बजे तक क्या करती रही। एक ट्रांजिस्टर करने वाले मुसाफिर बार बार घड़ी देखता है। नंबर्स मुझे बताएंगे कि तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? माही के चेहरे पर छाई परेशानियां बुलचन में बदल चुकी थी। उसका दिमाग समझने से कासा था कि वो यहाँ बैठे बैठे इसका वॉलेट कैसे ढूंढ लेगा, लेकिन इसके पास इस शख्स के सिवा कोई ना था। एयरपोर्ट पर आते ही तुमने पहला काम क्या किया? मैंने अपनी बहन को कॉल की थी। 10:35। वही खुशगवार सी सुबह थी। हवाई सफ़र का मखसूस जोश लिए वो ट्रांजिस्टिंग मुसाफरों के साथ जब एयरपोर्ट के बारौनक एरिया में दाखिल हुई तो आंखें बंद करके सांस अंदर खींचा। इस एयरपोर्ट पर 2 साल कबल उसके साथ अच्छा तजर्बा पेश नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा वो इन यादों को अच्छी यादों से तब्दील करेगी। उसका ट्रांजिस्टिक 9 घंटे का था। वो खाए पिएगी, इंजॉय करेगी, शॉपिंग करेगी। 9 घंटे बाद उसकी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट थी और वहाँ से वैनकोवर। चंद हर चीज़ बेहतरीन तरीके से हो रही थी। माही ने सफ़ेद बैकपैक से सुर्ख रंग का वॉलेट निकाला। इसकी जिप खोली। ये ट्रैवल वॉलेट था जो इतना बड़ा था कि इसके अंदर करेंसी, कार्ड, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास,
कर हर ज़रूरी सफरी शय रखने की गुंजाइश थी और बैरूनी खाने में मोबाइल फिट आ जाता था। उसने मोबाइल निकाला और वॉलेट वापस एहतियात से बैग में डाला। वाईफाई कनेक्ट करके सबसे पहले उसने माँ को कॉल मिलाई। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने माला का नंबर मिलाया। दोहा पहुँच गई हूँ, वीपीएन ऑन कर लिया, बैटरी लो है, कहीं आराम से चार्ज करूँगी, तुम कैसी हो? वो एक ही सांस में बोलती गई। सामने जर्द फालू अपने लैंप पे सर पर धाने की बाद शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए हुए बैठा था। फास्ट फॉरवर्ड, माहिर ने हाथ से ऊँग लपेटने का इशारा किया। वो इसकी तफसीलात से उकहा गया था। वो दोनों हेयर्ड्स टी रूम्स की खिड़की के बाहर बैठे थे और कॉफ़ी के कप इनके दरमियान में रखे थे। माहिर ने नाराज़गी से उसे देखा और सर झटका। मैं कॉल करके वॉशरूम गई, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया क्योंकि किसी नमाज का वक्त नहीं था। तुमने वॉलेट वॉशरूम में नहीं गिराया? उसने मुश्किल नज़र से माही को देखा। नहीं ममार साहब। माही ने दांत पर दांत जमा के बहुत ज़ब्त से उसे देखा, क्योंकि वहाँ से मैं उसी टी रूम तक आई थी और मैंने कॉफ़ी और डेजर्ट खाया था और बिल देते वक्त बोर्डिंग पास दिखाया था। यानी इस वक्त मेरा वॉलेट मेरे पास था। फिर यहीं अंदर मुझे नगीना आंटी मिल गई। माहिर फिर ने उलझ के उसे देखा। नगीना आंटी कौन है? 11:15 बजे के करीब मबीना इस वक्त हेयरड्रेस टी रूम में बैठी थी। सुर्ख वॉलेट मेज़ पर रखा था और सफ़ेद बैग पैक खाली कुर्सी पर। वेटर ने जैसे ही उसकी कॉफ़ी और थर्मिसू सामने रखी, उससे झट मोबाइल निकाल कर तस्वीर खींची और फैमिली ग्रुप पर भेज दी। बैटरी कम थी, चलो कहीं चार्ज करेगी, पहले कॉफ़ी पी ले। मोबाइल रखा ही था कि सामने वाली मेज़ पर नज़र पड़ी। वो चौंकी, आंखें छोटी की, फिर चेहरे पर सनाशाई दौड़ी। नगीना आंटी, कदर ऊंची आवाज़ में पुकारा। इस मेज़ पर बैठी खातून ने चौंकी गर्दन मोड़ी। नगीना बेगम आज से बहुत मुख्तलिफ थी। चाको चौबंद राज का थे। इनके कंधे अभी ढलके नहीं थे। बाल स्याह डाई किए हुए थे। ऐनक नदार, दुबली पतली स्मार्ट सी, सर पर दुपट्टा लिए, कंधे से दुपट्टा कंधे तक उठाए जिससे एक आस्तीन दिखाई देती। ग्रेसफुल सी शलवार कमीज़ पहने, हाथ में तस्बीह, सामला चेहरा फ्रेश और पुरकशिश था। आंखों पे काजल और हल्की लिपस्टिक। वो ऐसी खातून थी जिन्होंने बढ़ती उम्र के बावजूद खुद को फिट रखा हुआ था। माही को देख के हल्का से हैरान हुई, फिर लबज मुस्कुराहट में डले। अपनी जगह से उठी और उसके सामने आई। मैं माही हूँ, होरे जहाँ की बेटी। वो तेज़ी से खड़ी हुई। बिल्कुल, मैं पहचान गई हूँ बेटा, बहुत अरसे बाद देखा है। वो तमन्ना से मुस्कुराई, उसके सामने बैठ गई, टांग पर टांग जमाई, हाथों में हीरे की अंगूठियाँ थी। आप यहाँ कैसे? आप तो दुबई में होती थी ना? साथ ही तो है, दुबई की फैमिली फ्रेंड से मिलने दुबई आई थी, शॉर्ट ट्रिप। वो गहरी नज़रों से माही को देखते हुए मुस्कुराई। माशाल्लाह, कौन सा मंथ है? माही की गाल हल्के से सुर्ख है। वो जीभ को मुस्कुरा दी। चौथा, अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट में हैरत भी थी। उसने बहुत खुला सा लंबा फ्रॉक पहन रखा था और वो अभी तक काफ़ी स्मार्ट थी। पाकिस्तान में 2 महीने रही थी। पिछले हफ्ते एक शादी अटेंड की। किसी को शक भी ना हुआ कि वो मी से थी। दूसरी दफ़ा थी और नज़रबद के डर से माँ ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। फिर भी नगीना आंटी ने भांप लिया था। मुबारक हो। वो बहुत गौर से माही को देख रही थी। आप कैसी हैं? आपका बेटा राइटर बारियाँ है ना? मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। हाँ, बस आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम बताओ मम्मी कैसी हैं? फिर याद आया, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? उसकी कहीं बात वगैरह? चंद मिनट तुमने एक रैंडम रिश्तेदार आंटी से गोसिप की। आगे उसने फिर से हाथ घुमाया। फास्ट फॉरवर्ड प्लीज़। माही ने गहरी सांस से, उसकी कमर अब दर्द कर थी। उसने वेटर को इशारा किया, मुझे पानी चाहिए। उसने थकान से पीछे को टेक लगाई। नगीना बेगम से होने वाली सारी गुफ्तगू इस खटोर आदमी को नहीं सुना सकती थी। शायद इसके नज़दीक छोटी तफसीलात वाक़ा ज़्यादा थी। कशमाला ठीक है, वो मुख्तसरन बोली। कुछ मुतासा हो गया उसके लहजे में। उसे याद आया कि माँ नगीना आंटी को ख़ास पसंद नहीं करती थी। न जाने क्यों इनको अपने बेटे के लिए कहीं माला का ख्याल तो नहीं आ रहा। रिश्ता वगैरह हुआ इसका? अभी वो शादी करना ही नहीं चाहती। इसको चंद साल अपना कैरियर बनाना है। निगाहें चुरा कर उसने वेटर को इशारा किया, एक कॉफ़ी मज़ीद। फिर इन्हें देखा। वो मुस्कुराते बगैर उसे देख रही थी, जैसे इनकी निगाहें माही के अंदर तक जा रही हो। और तुम खुश हो माही जी? अल्लाह का शुक्र। और फीका से मुस्कुराई। कुछ गैर आरामदाह सा एहसास होने लगा था। इस हालत में रिश्तेदार अमूमन नज़र लगा देते थे। इसके अंदर खौफ उठने लगा, कहीं से नज़र ना लग जाए। ये दूसरी दफ़ा था जब इसको अपनी फैमिली होने की उम्मीद ही थी। इस दफ़ा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आप अकेली आई हैं? उसने अपनी नगीना बेगम को गौर से देखा। वो ब्रांडेड बैग लिए, हाथ में तस्बीह और पैरों में जॉगर्स पहने हुए थे। वो आम सी देसी खातून थी, माना कि दुबई में रहती थी, लेकिन क्या वो एयरपोर्ट से दोहा किसी के घर यूं ही अकेली चली जाएंगी? उसने देसी आंटीज़ को कम हिता, पुरएतमाद और एक्टिव देखा था। बेटे और शोहर की अपनी अपनी ज़िंदगी में इनको ज़्यादा तंग नहीं करती। बात करते करते नगीना बेगम की नज़र उसके बैग पैक पर पड़ी। गर्दन तिरछी करके स्ट्रिप पर लिखा नंबर पड़ा। फिर चौंक के माही को देखा। तुमने अपना बैग ख़राब कर दिया है। वो आंखों की पत्ती कोड़ के जैसे इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह बात के काम में किसी का नंबर लिख रहा था, पेपर नहीं मिला तो मेरा बैग तबाह कर दिया। उसने खफकी से बैग का रुख उल्टा दिया। नंबर छुप के माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया था। माला ठीक करती थी, पब्लिक प्लेस पर इत्तेफाक से मिलने वाले रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी। उसे खामखा
ان سے الیکس لائک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عجیب آکورڈ سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی آ گئی۔ ویٹر کو کافی لاتے دیکھ کر اسے سکون آیا۔ ویٹر جھک کر کافی رکھنے لگا اور وہ شرمندگی سے اپنے بیگ پیک کا ہینڈل درست کرنے لگی۔ اسی پل ویٹر کا ہاتھ پھسلا اور ماہی کی چیخ بلند ہوئی اور کافی کا گرما گرم کپ نیچے گر گیا، عین نگینہ بیگم کی آستین پر جو دوپٹے سے باہر تھی۔ او گاڈ! ماہی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن نگینہ صاحبہ بیگم جگہ سے نہیں ہلی۔ گیلے بازو کو قدرے بلند کر کے افسوس سے دیکھا اور ویٹر کی طرف محض ایک گھورتی ہوئی نگاہ اچھالی۔ وہ بوکھلا کے معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ بڑبڑائی، لیکن ان سے پہلے ہی ماہی تیزی سے اٹھے، پریشانی سے بہت سے ٹشو اٹھائے اور ان کے قریب آئے۔ میں صاف کرتی ہوں آنٹی۔ وہ جلدی جلدی ان کی آستین موڑنے لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ایک دم گھبرائی، رنگت فاقو ہوئی، لیکن وہ ماہی تھی اور جہاں کی بیٹی۔ ان کے سامنے اس کی ایک بزرگ آنٹی کے اوپر چائے گر گئی تھی اور اسی وقت ان کے کپڑے بھی دھو کر استری کر دینے کو تیار تھی۔ آنٹی آپ بالکل ٹھہر جائیں، میں صاف کر رہی ہوں۔ ڈپٹ کے ان کو روکا، پھر احتیاط سے آستینوں پر فولڈ کی، ٹشو سے گیلا بازو صاف کیا اور اسی پل وہ ٹھہری۔ بازو کی سوکھ پڑتی جیل پر ایک نشان تھا، سلیپ کی شکل کا سیاہ نشان جس کے گرد 2 نقطے لگے تھے، جیسے جلا ہوا وہ، جیسے کوئی ٹیٹو۔ ایک لمحے کے لیے ہی اس نشان کو دیکھ پائی تھی کہ نگینہ بیگم نے کھینچ کر آستین نیچے کی، رنگت قدرے متغیر ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پیٹر اپنے باز کو لے آیا تھا معذرت کے لیے، لیکن وہ پرس اٹھا کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہی تحیر سے انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کے ویٹر کو بل لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد بل ادا کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ سرخ والیٹ اس کے پاس تھا۔ کوسک کے بعد وانٹی چلے گی۔ ہاں، ان پر کافی گر گئی تھی، لیکن چھوٹی تفصیلات آپ کے لیے اہم نہیں ہیں۔ ردا سناتے ہوئے وہ جل کے بولی، حالانکہ ڈیول ان دا ڈیٹیل۔ ویٹر اس کے لیے پانی لا چکا تھا۔ پہلے اس نے تیزی سے چند گھونٹ بھرے، پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر میرے موبائل پر زور کی اذان کا وقت ہوا تو میں سستی سے اٹھی اور واش روم گئی، پھر وضو کیا اور پریئر ایریا میں جا کے نماز پڑھی۔ اس وقت 12:30 ہو رہے تھے شاید۔ نماز کے بعد والیٹ تمہارے پاس تھا؟ وہ سر جھکائے ٹیشو پیپر پر اوقات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جی، کیونکہ نماز کے بعد میں زرد پھالو تک واپس آئی، ایک قریبی ریستوران سے کھانا کھایا اور پھر ڈیوٹی فری سے چاکلیٹ لی۔ اس نے تمام رسیدیں نکال کے سامنے رکھی جنہیں وہ عادتاً بیگ پیک میں چاکلیٹ کے ساتھ ٹھونستی آئی تھی۔ چاکلیٹ خریدنے کے لیے میں نے بورڈنگ پاس دکھایا تھا، یعنی اس وقت والیٹ میرے پاس تھا۔ وہ رسیدوں سے وقت دیکھتا ٹیشو پر رقم کر رہا تھا۔ پھر میں پریئر ایریا میں واپس کی، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں وہیں سو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اٹھی تو 2 بج رہے تھے اور میں نے فون نکالنے کے لیے بیگ پیک میں ہاتھ ڈالا تو والیٹ میرے پاس نہیں تھا۔ چاکلیٹ تم نے 1:20 پہ خریدی اور والیٹ کی گمشدگی کا تمہیں 2 بجے علم ہوا۔ اس 40 منٹ کی ونڈو میں تمہارا والیٹ کھویا ہے۔ یہی بات میں نے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو بتائی تھی، لیکن آپ نے پوری میتھ استعمال کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاکلیٹ شاپ سے پریئر ایریا تک 10 منٹ کی واک ہے میڈم۔ اس 10 منٹ میں تم جس جگہ سے گزری ہو ہم اس جگہ دوبارہ جائیں گے، تمہارا والیٹ ڈھونڈیں گے۔ اٹھو۔ وہ ایک دم ٹیشو لپیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کسی سے کہہ کے کیمرہ فوٹو نہیں نکلوا سکتے؟ اس نے تھکان سے ماہر کو دیکھا، اس کی کمر مزید درد کرنے لگی تھی۔ فوٹو نکلوانے تک تمہاری فلائٹ کا وقت ہو جائے گا، ہم پہلے خود ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں۔ عجیب ٹھیک آدمی تھا۔ 2 کپ کافی پی کر وہ اب فریش تھا اور وہ تھک چکی تھی۔ وہ اس کا وقت ضائع کر رہا تھا، کم وقت نہ ہو تم۔ اس نے بیگ پیک کندھوں پر پہنا اور اٹھ کھڑی۔ چند قدم چل کے ہی وہ ہانپنے لگی تھی۔ اگر والیٹ نہ ملا تو یہ لوگ مجھے ڈیپورٹ کر دیں گے۔ اتنی مشکل سے کینیڈا کا ویزا آیا تھا، پھر سے نیا پاسپورٹ بنواؤں گی اور نہیں ضائع ہوتا تمہارا ویزا۔ وہ اس سے تیز قدموں سے چل رہا تھا، وہ اس کے ہر قدم کو ٹریس کرتے گئے، لیکن والیٹ کو نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ اب تک ماہی کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں کوئی اثر و رسوخ، کوئی سفارش کام نہیں کرنی تھی۔ اس کے پاس پاکستان واپس جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اور یہ آپشن شدید شرمندگی لیے ہوئے تھے۔ سارے سسرال کو معلوم تھا کہ وہ کینیڈا جا رہی ہے، رشتہ داروں کی ہی نظر لگی ہوگی یقیناً۔ مجھے اپنے شوہر کو کال کرنی ہے۔ وہ بھالو کے قریباً ایک چوکی پہ بیٹھ گئی۔ کرو کال۔ ماہی نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ماہی اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھے گئی، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماہی نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ دنیا میں 2 سب سے بڑی قوتیں جو انسان سے کچھ کروا سکتی ہیں، ان میں سے ایک خوف ہے، اور وہ سب سے بدترین خوف انجان شے کا ہوتا ہے، فیئر آف اننون۔ ماہی نے سر جھکا لیا۔ کیا بتائے گی وہ آباد کو کہ وہ اتنی لاپرواہ تھے کہ کسی نے اس کا والیٹ چرا لیا اور اسے معلوم ہی نہ ہو سکا؟ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتی ہو؟ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، ٹہلتے، بھاگتے، تصویریں لیتے۔ کافی کے کپ اٹھائے، موبائل پر سر جھکائے، سب کی دنیا الگ تھی۔ ایک دفعہ پھر اپنا بچہ کھونے سے اس نے سوچا، لیکن کہا نہیں، بس اسے دیکھے گی۔ اور دوسری بڑی قوت کیا ہے؟ محبت۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سگار سے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اور آپ کا سب سے بڑا خوف؟ ماہر چل میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا، گول اینک والا بچہ آنکھیں میچ میچ کر رو رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ آواز کب کپائی تھی، کچھ تھا جو اس کے چہرے میں بدلا تھا۔ ماہی نے غور سے آنکھوں کی پتیاں کھول کے اس کا چہرہ دیکھا۔ چل لمحے کے لیے وہ اپنا غم بھول گئی۔ آپ ڈرتے ہیں؟ بلکہ وہ چونکی، آپ ڈرے ہوئے ہیں۔
اور اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس شخص میں کیا پتا تھا، خوف۔ یہ خوف تھا جس کی شخصیت میں جمع ہو گیا تھا اور اس نے سب بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ نظر آئے چاہے نہ نظر آئے۔ وہ سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ نہ نظر آئی؟ ماہی نے بغور اسے دیکھا۔ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ وہ سامنے دیکھے گیا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ ذاتی پرسن ہو گئی تھی۔ اسے ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری، میرا مطلب تم نہ نظر آنے والی مخلوق پر یقین رکھتی ہو؟ جیسے اس کی نظر سامنے آتے جاتے لوگوں کے ہجوم پر جمی تھی، جیسے جنات۔ مائی نے چونکے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، آپ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، لیکن میں ایک ایسی جگہ گیا تھا جہاں انسانوں کے اندر جنات بول رہے تھے۔ وہ لوگ کرس تھے یا ناٹک کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں سکا۔ ایسے لوگ کرس ہوتے ہیں، اداکار پھر کیا ہوتے ہیں؟ بیمار۔ وہ صرف بیمار ہوتے ہیں۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس کی سانس اٹکی۔ وہ بیمار تھا۔ ہونٹ پھڑ پڑائے، آنکھوں کے آگے ایک چہرہ لہرایا۔ وہ بچہ گیلی اینک آنکھیں میچ کر روتا۔ وہ خوفزدہ کرنے والا نہیں تھا، وہ تو صرف بیمار تھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ نڈھال سی بیٹھی لڑکی کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا کہ میں سفر پہ ہوں، راستے میں مجھے ایک عجیب سا سایہ ملتا ہے، جیسے کوئی جادوگر یا شیطان ہو۔ وہ میرے اوپر پھونک مارتا ہے اور جب میں واپس پہنچتی ہوں، یعنی اس جگہ جہاں میں جا رہی تھی، تو میں اپنا بچہ کھو دیتی ہوں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن برا خواب بتانا نہیں چاہیے۔ میں نے غلطی سے ماں کو بتا دیا تھا۔ بورڈنگ کی کال اسپیکرز پر سنائی دینے لگی۔ مابینہ کی رہی سی امید بھی بجھنے لگی۔ ماہی نے مایوسی سے گھڑی دیکھی۔ بورڈنگ آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے گی اور میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ شاید میرا خواب سچا تھا، مجھے کوئی جادوگر تو نہیں ملا، لیکن یوں لگتا ہے کہ واپسی پر کوئی آفت میری منتظر ہوگی۔ اس نے جھرجھری لی۔ عربی میں ہم کہتے ہیں مکتوب، لکھا ہوا۔ مکتوب، لکھا ہوا۔ جو ہونا ہے اور جو نہیں ہونا، سب لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے بچے کی زندگی بھی، موت بھی، پھر خوف کس چیز کی؟ اور وہ جو اتنی دیر سے آنسو قابو میں رکھے تھے، ایک دم جیسے آنکھوں سے بند ٹوٹ پڑے۔ آنسو زاروں قطار پہ رہنے لگے۔ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک دم بچوں کی طرح رونے لگے۔ ماہی نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اس چوکی پہ بیٹھے تھے اور وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے روئے جائے تھے۔ آنکھیں صاف کرو لڑکی، اس نے لکھا ہوا ٹشو اس کی طرف بڑھایا۔ کیوں؟ روتی عورت آپ لوگوں کو کمزور لگتی ہے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے غصے سے اسے دیکھا۔ اس شخص نے اس کا اتنا وقت ضائع کروایا تھا۔ کمزور نہیں، صرف بھیانک۔ اس نے شان اچکایا۔ ماہی چونکی پہ تیزی سے ٹشو پکڑا اور آنکھیں رگڑی۔ ٹشو کو واپس دیکھا تو اس پہ نراہٹ لگی تھی۔ رونے سے یہ یقیناً سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ایک دم دھیڑوں شرمندگی چہرے پر دوڑ گئی۔ سوری، اس نے زکام زدہ سی سانس کھینچی۔ اف، ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کتنی بھیانک لگ رہی ہوگی۔ آئینہ بھی نہیں تھا کہ خود کو دیکھ پاتی۔ موبائل میں سیلفی کیم سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کم وقت بھی کھو گیا تھا۔ تمہارا مسکارا بہہ گیا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس وقت میری زندگی میں اس سے بڑے مسائل ہیں۔ تم نے 1 بجے وضو کیا تھا؟ ماہی نے ٹشو واپس سے اوقات گار کی فہرست پڑھی۔ وضو سے تمہارا میک اپ دھل گیا ہوگا۔ پھر دوبارہ میک اپ کب کیا تھا؟ ماہی نے بھیگی آنکھوں سے ناسمجھی لیے اسے دیکھا۔ میک اپ نہیں، صرف مسکارا ٹرائی کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بال پڑے، لب بھیج گئے۔ میں نے کہا تھا مجھے اپنے ایک ایک قدم کے بارے میں بتانا۔ تم نے مسکارا کب ٹرائی کیا؟ چاکلیٹ لینے کے بعد۔ شاید وہ خود بھی کنفیوز ہوگی۔ میں ڈیوٹی فری پر میک اپ ٹیسٹر دیکھ رہی تھی، وہیں سے مسکارا اٹھا کے لگا لیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فری کا میک اپ انسان ٹرائی کر ہی لیتا ہے۔ تم نے وہ مسکارا خریدا نہیں؟ لیکن میں میک اپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ وہ تیزی سے اٹھ کہ مسکارا دونوں ہاتھوں سے لگائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس میک اپ اسٹال تک واپس آئے جہاں سے اس نے مسکارا ٹرائی کیا تھا۔ تم چاکلیٹس لے کر یہاں آئی تھی۔ تمہارا والیٹ ہاتھ میں تھا کیونکہ تم نے ابھی پیمنٹ کی ہوگی۔ وہ اب میک اپ اسٹال کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور وہ اس کے پیچھے۔ تم نے دوسرے ہاتھ سے مسکارے کی ڈبی اٹھائی ہوگی۔ اس سے اشارہ کیا۔ ماہی نے ایک مسکارا اٹھایا۔ لیکن مسکارے کی وانڈ نکالنے کے لیے تمہیں والیٹ والا ہاتھ استعمال کرنا تھا، سو تم نے والیٹ۔ ماہی نے دائیں ہاتھ بھرے شیل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں رکھا ہوگا شاید۔ ماہی نے وانڈ باہر نکالی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک میں ڈبی تھی، دوسرے میں مسکارا وانڈ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مصروف تھی۔ او نو، وہ چونکی۔ وہ شیلف کی چیزیں ٹٹور رہا تھا۔ ایک سیل کا ساتھ آ کھڑی ہوئی، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ کیا بالو کسی نے اٹھا لیا ہو؟ پھر وہی بات، یہاں کوئی تمہارا پاسپورٹ نہیں چرائے گا لڑکی۔ پھر کسی کو ملا کیوں نہیں؟ اس نے پریشانی سے دور نظر آتی اسکرین کو دیکھا۔ اس کا بورڈنگ گیٹ کھل چکا تھا۔ اس کے ساتھی مسافر جہاز میں بیٹھتے جا رہے تھے۔ کسی کو ملنا چاہیے تھا، بڑبڑایا، سوائے اس صورت میں کہ وہ ماہر کی انگلیاں شیلف کی کب تک گئی۔ وہاں در سی بنی تھی کہ وہ پھسل کے نیچے پیچھے جا گرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا اسٹال اٹھا کے ایک طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ سیل کس روکتی، ماہی کی چیخ نکلی۔ اسٹال کے پیچھے پھنسا ہوا سرخ والیٹ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اگلے ہی پل وہ جھکا اور والیٹ اٹھا کے سیدھا ہوا۔ کہا تھا نا، نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے جھپٹ کے والیٹ کھولا۔ اندر سب کچھ تھا، ڈیڈ، موبائل، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، پیسے، کارڈ۔ یہ اسٹینڈز کے درمیان میں پھنسا نہ ہوتا تو کسی کو مل جاتا اور تم اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اور اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دے کہ تم نے میک اپ ٹرائی کیا تھا تو میں ایسی وقت بتا دیتا کہ مسکارا
2 हाथों से लगाए जाते। वो रोते रोते हंसती, फिर आंखें रगड़ी। यकीनन अब वो पहले से ज़्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन उसे परवाह न थी। थैंक यू, आपकी वजह से नहीं। मैं ना होता तब भी चंद घंटों बाद ये किसी न किसी को मिल जाता, तुम तक पहुंच जाता। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सियाह नीले आंसू बह रहे थे। उसने धुंधली बसारत के पारों से देखा। थैंक यू, तुम्हारी लास्ट बोर्डिंग कॉल सुनाई दे रही है, जाओ। हैव ए सेफ फ्लाइट। वो मुस्कुराया था और वो मज़ीद वहाँ रुकना चाहती थी। वो उसका शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था। वो आगे बढ़ गई, फिर वापस उसकी तरफ पलटी। मैं आपको कॉल करूँगी, माई ने हल्के से कंधे झुकाए, जैसे कह रहा हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसे एक दिन में भुला देगा। थैंक यू। दोनों के दरमियान बहुत से लोग आ गए, यहाँ तक कि वो अब से नहीं देख सकता था। वो इंसानों के हजूम में गुम हो गई। एयरपोर्ट से निकलते हुए उसने पहली कॉल सब्रीना को मिलाई थी। फ़्लाइट रिफ़ंड करवा दो। हूँ वो खंगारा, तुम्हारा भाई कैसे है? वहाँ एक लम्हे के लिए नाराज़ खामोशी छाई रही। वैसा ही अदाकार, माहिर ने चेहरा झुका दिया। चल हमें, वो कुछ नहीं बोला। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दोबारा वहाँ ले चलना, तुम्हारा भाई बीमार है और मैं भी। यास्मीन ने गहरी सांस खींची। ये एक बेहद तवील वाक़या था जो तुमने सुनाया। क्यों? वो नोटपैड और कलम रख के उठ खड़ी। माही ने गर्दन ऊंची करके उसे देखा। क्योंकि ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इस रोज़ मैं सरकार से पहली दफ़ा वाकिफ़ हुआ था। इस सब से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं हम दोनों के लिए सैंडविच लाती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुझे भूख नहीं है। मुझे है। माहिर, क्या तुम भूल गए हो कि आज मेरा फैमिली डे था? मुस्कुरा के कदरे खफकी से उसे देखा। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। वो दरवाजे के पीछे गायब होगी। माया ने घुटनों पर रखा थ्रू उठाया और उसकी तह खोली। उसे सर्दी लग रही थी। उसने उसे शाल की तरह कंधों पर लपेट लिया और खामोशी से घड़ी की टिक टिक सुनने लगा। मबीना को एयरपोर्ट पर अलविदा कहकर बाहर निकला तो रात अंधेरी हो रही थी। उसकी हैवी बाइक वहीं उसकी मुंतज़िर थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग तक वापसी का सफ़र ज़्यादा तवील ना था। शायद वो तेज़ बाइक चला रहा था। इमारत में दाखिल होते ही लबी सामने नजर आई। अरबों के मखसूस आर्किटेक्चर की नुमाइंदगी करती ऊंची मरमरी मेहराबी छत और बुलंद जैतून फूलों के दिलफरेब खुशबू। वो दस्ताने उतारता हेलमेट पहलू में उठाए सीधा लिफ्ट की जाने बढ़ गया। एक और लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ी थी, यूं कि उसकी माहिर की तरफ पूछती। सफ़ेद दुपट्टा, नीचे शलवार कमीज़। उसके हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग्स थे। वो जो कि कुछ कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो अंदर दाखिल हुआ। औरत साथ में दाखिल हुई। बैग्स माहिर से टकराए। औरत का तवाज़ुन बरकरार ना रह सका। वो लड़खड़ाए और बर वक्त दीवार का सहारा लिया। सॉरी सॉरी। वो चौंक के उसकी तरफ बढ़ा, हेलमेट रख दिया, फिर जो कि बैग समेटे, एक बैग दूसरा तीसरा, हैंडा से पकड़कर उनको इकट्ठा किया। औरत ने तस्बीह वाला हाथ बढ़ाया। शुक्रिया। उसने बैग पकड़ाते हुए निगाह उठाई। औरत ने आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ा रखा था, हालांकि वो लिफ्ट में थे। उसकी रंगत सामने थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, होंठों के गिर्द लकीरें से बनी। माहिर ने 3 सेकंड के लिए उसका चेहरा देखा और शुक्रिया के खम से कबूल करता सीधा हो गया। उसका जहन कहीं और था। उसने नहीं देखा कि औरत ने मुस्कुराते हुए होंठ गोल किए, फिर होंठ खोले हैं, फिर एक फूंक दोनों होंठों से निकली है। वो हवा के दोस्त पर उड़ती उसकी चेहरे तक गई। औरत ने चेहरा मोड़ लिया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। मतलूबा फ्लोर पर सामने देखते हुए उतरा। सर ग्लासेस वाली औरत उसके जहन से महव हो चुकी थी। वैसे भी एक इंसानी जहन को किसी अजनबी का चेहरा याद रखने के लिए उसकी आंखें देखना ज़रूरी है। इतनी दूर खुद जाने की क्या ज़रूरत थी? सरकार 1 घंटे की फ़्लाइट थी। शाम 10 घंटे की होती तब भी हम चले जाते। रात की तारीकी में टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ रवाना थी। पिछली सीट पर बैठी नगीना बेगम एयरफोन्स कानों में लगाए कह रही थी। आसिफ इसके मैदे में शैतान को दाखिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन जो कि वो खुद आज़ाद हो चुका है, इसलिए वो शैतान चंद दिनों में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो वापस रूबरू सेहत हो जाते। इसलिए फूंक मारना ज़रूरी था। जो फूंक बराह रास्त मारी जाए, इसका तोड़ आसानी से नहीं किया जा सकता। शम्स वो मुस्कुराते हुए शीशे के पार रोशन गाड़ियों को देख रही थी। सियाह फार्म ड्राइवर लातलगी से ड्राइव कर रहा था। फूंक कितनी जल्दी असर करती है। जितनी जल्दी वो हमारी मदद करेगा, वो खुद मेरी फूंक को मजबूत बनाएगा। क्या मतलब? माहिर हेलमेट उठाए अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। जब वो अल्लाह का नाम लिए बगैर घर में दाखिल होगा तो फूंक उसके ऊपर सख्त हो जाएगी। वो मोबाइल फ़ोन में उलझा हुआ अंदर आया और सीधा कॉफ़ी मेकर की तरफ गया। अब वो फ्रेश था और उसे बैठ के कुछ काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो फूंक उसके अंदर कैसे उतरेगी? जादू करके फूंक उसके अंदर दाखिल होने का इंतज़ार करेगी, यहाँ तक कि वो खुद उसको रास्ता फराहम करते। माहिर ने कॉफ़ी मेकर का बटन दबाया। भूरी घमदार कप में गिरने लगी। खुशबूदार धुआं उठने लगा। जब वो अल्लाह का नाम लिए बगैर कुछ खाए या पिएगा तो शैतान यानी जिन उस फूंक में छुपा है, इस शय के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसने आदतन बेतवज्जी से काफ़ी का कप मगों से लगाया। से माया अंदर उतरने लगा। इसके घर में बहुत सी चीज़ें इस फूंक को मदद फराहम करेंगी, जैसे मौसीकी। वो वर्क टेबल पर आन बैठा, कानों में एयरपोर्ट्स घुसाए, अपना पसंदीदा वर्क म्यूज़िक लगाया और ग्राफिक टैबलेट सामने खोल लिया। हर नज़रअंदाज की गई अज़ान के साथ फूंक अंदर पुख्ता हो जाएगी। वह पूरी तवज्जो से टैबलेट पर पेन से लकीरें खींचता था। बाहर दूर कहीं ईशा की जान हो रही थी, लेकिन वो इसकी समातों से बहुत दूर थी।
اور یوں آہستہ آہستہ پھونک اس کے خون کا حصہ بن جائے گی۔ رات گزرتی رہی، کافی کے دور چلتے رہے، بالآخر ایک خاکہ سا ٹیبلٹ پر ابھرنے لگا۔ ماہر فرید نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، اور سب سے پہلے وہ دماغ پر حملہ کرے گی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف ٹیبلٹ کی روشنی تھی جو ماہر کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنائے خاکے کو ناپسندیدگی اور مایوسی سے دیکھا، پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا، اور پھر وہ اپنے اندر چھپے خوف سامنے لائے گی۔ خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ کتنی دیر خالی صفحے دیکھتا رہا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آئیڈیاز جیسے بند ہو گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے ٹیبلٹ بجھا دیا، پھر لیپ ٹاپ اسکرین روشن کی کیلنڈر دیکھا۔ اپائنٹمنٹ، میٹنگز، ٹو ڈو لسٹ، ہر جگہ طویل فہرستیں تھیں جنہیں وہ اتنے دن سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کتنے ایسے کام تھے جو وہ نہیں کر سکا تھا۔ بوجھ، سٹریس، پریشر۔ اس نے کن پٹیاں انگلیوں سے دبائی، اسے لگا اسے بخار ہو رہا ہے، اور خوف کے دریا کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ شمس نگینہ بیگم ایئرپورٹ کی عمارت کو باہر دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ ایک کامیاب مشن کے بعد واپس سے آ رہی تھی۔ وہ مذہبی انسان نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کی پھونک اپنے جسم میں خود داخل کر لے گا۔ لیکن شمس سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سب کے باوجود پھونک کام نہ کرے؟ ٹیکسی سے نکلتے نگینہ بیگم نے ایک گہری نظر کھینچی، ہاں، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اگر اللہ چاہے، اور کندھے جھکا کے موبائل کان سے ہٹا لیا۔ پرس کونیا پر اٹھائے وہ پر اعتماد قدموں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر اپنے اندھیرے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ماہر خوف اور بے بسی سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس نے قطر اور لندن کے درمیان ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ 2 سال انہوں نے اس کام میں بہت نفع کیا، لیکن اب کئی نئے اسٹارٹ اپس وہی کام کرنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں خدشے ابھرنے لگے، وہ سب آگے نکل جائیں گے، وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ ناکام رہ جائے گا۔ سب اس کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ لیٹ کے، اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا، آنکھیں بوجھ تلے بند ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا تھا، اس کے پاس اونچی روشن عمارتوں کی روشنی لکیر کی صورت میں سینٹر ٹیبل پر گرتی تھی، باقی سب اندھیر تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا، بس آنکھوں پہ بوجھ تھا۔ اس نے تم پر پھونک ماری ہے، کسی نے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماہر نے آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن ان پہ بوجھ تھا، جیسے کسی نے ٹیپ لگا کے انہیں بند کر دیا ہو۔ ماہر، وہ اس سرگوشی کو پہچانتا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن سارا جسم مفلوج تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ ماہر کوئی تھا جو سینٹر ٹیبل پر آ بیٹھا، ایسے کہ روشنی کی لکیر کا راستہ رک گیا۔ ماہر کی آنکھ ہلکی سی جھرجھری کھلی، وہ دھندلا سا منظر دیکھ سکتا تھا۔ میز پر بیٹھے وجود کا اسے گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کھلے سیاہ ٹراؤزر، پیروں میں بند جوتے، اس کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے، اور وہ سفید رنگ کے بوڑھے ہاتھ تھے، ایک انگلی میں سب نگینے والی انگوٹھی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، وہ اس کی طرف جھک کر کہہ رہا تھا۔ اس نے تم پہ پھونک ماری ہے، تم بیمار پڑ چکے ہو، تمہیں علاج چاہیے، یہ ایک طویل علاج ہوگا۔ خوف اس کے سارے جسم کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اس نے پورا زور لگانا چاہا، لیکن وہ ایک انچ حرکت نہ کر سکا۔ تمہاری بہن نے مجھے اس کی کیسے آزاد کروایا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ خواب تھا جیسے، یا کوئی صحرا۔ وہ ایک تحریک کمرہ تھا، وسط میں روشنی کا حلقہ جو سیدھا اس پہ پڑ رہا تھا۔ ایک چوگا پہنے بیٹھا شخص، لمبے سفید بال، نارنجی رومال سر پہ باندھے، وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ یہ سرکار ہے، سرگوشی سے بتا رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کر اسے قدم قدم اس منظر میں چلا رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آئی۔ زمین پہ بیٹھے شخص کا سر جھکا تھا، دبلا پتلا سا وجود، چہرہ واضح نہ تھا، آستین اوپر چڑھے تھے۔ ایک بازو پر ماہر نے کہا، ٹھہر گئی۔ اس پر سیاہ رنگ کا سلیب سے ملتا جلتا نشان بنا تھا، جس کے گرد نقطے لگے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ نارنجی رومال والا جھکا سر دھیرے سے اٹھا، اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ ایک بوڑھا مرد تھا جس کی سفید داڑھی تھی، اس کی آنکھوں میں سرما لگا تھا۔ ماہر کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور واپس سر جھکا لیا۔ اس کے جھریے زدہ ہاتھ کسی دھاگے کو لپیٹ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اب ارد گرد اندھیرے میں دیکھتا پوچھا تھا۔ حورِ جہاں کی بیٹی سے پوچھو، وہ اس کو پہچانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ گول گول گھومتا اس سرگوشی کو تلاش کر رہا تھا۔ تم بیمار ہو، الفاظ کٹ منڈ ہو رہے تھے، منظر دھندلانے لگا۔ ایک دم کوئی فسون سا ٹوٹا، ماہر پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج اندھیر تھا، اس نے تیزی سے بتیان کی، اس کا تنفس بے ترتیب تھا، جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، جیسے کوئی ابھی اٹھ کر گیا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہنوز فضا میں قائم تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، خوف سے، بے یقینی سے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیا، ہراساں نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن ماہر فریج جانتا تھا کہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ موجودہ دن، جدہ، صوبہ مکہ۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اپارٹمنٹ کی خاموشی کو رامین کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کارپٹ پر بیٹھی تھی، رامین نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے، وہ پریشان نظر آئے تھے، وہ خوفزدہ بھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ جب آپ نے ماہر کو حلال کے بارے میں فون کیا، اس سے اگلی صبح کیا ہوا؟ کشمال امبی نے گہری سانس لی، دھیرے سے اپنے ہاتھ ہلا کیے۔ ڈھیلا جوڑا کمر پر گرا تھا، اور چند لٹیں ویران چہرے کا ہلا کیے ہوئے تھی۔ اس نے بے رحمی سے بال کان کے پیچھے سے اور کہنا شروع کیا، فلیش لائٹس۔ اگلی صبح وہ استنبول کی خوبصورت گلی تھی۔ سڑک کنارے بہت سے کیفے بنے تھے، جن کے چھجوں سے سفید پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھی۔ سفید پھول اور سبزیاں، وہاں دوسرا کوئی رنگ نہ تھا۔ گول پتھروں سے بنی گلی میں کشمالہ قدم چلتی چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔
तमाम कैफ़े खाली थे, गो कि इनमें नाश्ते की महक थी। चाय की दोहरी केतलियाँ चूल्हों पर चढ़ी थी, इनसे भाप निकलती दिखाई देती थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान ना था। कैफ़ेज़ के बाहर रखी कुर्सियाँ मेज़ भी खाली थे। सब कहाँ चले गए थे? उलझी उलझी सी कदम उठाई थी दफ्तर में रुकी। एक कैफ़े के सामने बिछी कुर्सी पर माँ बैठी थी, सफ़ेद दुपट्टा सर पर डाल के, कानों पीछे और से वो सोने के कंगन वाले बाजुओं से थाल में रखे फूल चुन रही थी। टहनियाँ अलादा, पत्तियाँ अलादा। माँ किसी मामूल किसी कैफियत में वो करीब आई। उन्होंने सब आंखें उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराई। माला, क्या तुमने फ्लैश लाइट तलाश की? क्यों? उसने ताज्जुब से रोशन गली को देखा, फिर आसमान पर चमकती सुबह को। यहाँ तो रोशनी, आपको फ्लैश लाइट से क्या देखना है? वो जवाब में कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी। मंजर धुंधला हो रहा था, दूर कहीं दस्तक हो रही थी। एकदम उठ बैठी, आंखें चिपकाई, खिड़की के बाहर निगाह दौड़ाई। फजर की अज़ान समातों से टकराई। उसने मोबाइल उठा के खोला। ज़ियाद की चैट हनूज़ खामोश थी, कोई मैसेज नहीं। दिल को धक्का सा लगा। अज़ान में दस्तक की आवाज़ शामिल हो गई थी। कोई काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। शायद इसी दस्तक ने ख्वाब में मुखल हुई थी। कौन कौन हो सकता है? थका हारा ले जब वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। बेजे की इंसाकत पे तेज़ी से दरवाज़ा खोला। ज़िया सुल्तान सामने खड़ा था, उसे देख कर उदासी से मुस्कुराया। आई एम सॉरी। उसका चेहरा खुद ब खुद एक हैरत बड़ी हुई खूबसूरत मुस्कुराहट में ढलता गया। ज़ियाद भाई को वहाँ देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? वो दोनों कालीन पे बैठी थी और आमिर पूछी थी। इससे पहले कि वो जवाब देती बेल बजी। माला बुरी तरह चौंकी। रिलैक्स, मैंने नाश्ता नहीं किया, आपने इतनी जल्दी में बुलाया, आने से पहले कुछ खाना ऑर्डर किया था। रामीन उठकर दरवाजे तक कि वो सांस रोक के उसे देख रही थी। रामीन ने दरवाज़ा खोला। सामने हंगर स्टेशन का राइडर खाने का पैकेट लिए खड़ा था। बाला की रुकी सांस खारिज हुई। जाहिर है मैं खुश हुई थी, इसके वहाँ ना होने से मैं बहुत उदास थी, और वो आया तो लगा मेरा सफ़र मुकम्मल हो गया। रामीन पैकेट ये कालीन पर आ बैठे हुए उसे खोला। मनाकेश की खुशबू सारे में फैल गई। वो छोटी गोल रोटियां जैसी थी, जो पनीर, ज़ातर, लाहम, गोश्त और लबना से भरी थी। मगर तुम लोग नाराज़ थे। यही तो मसला मियाँ बीवी के रिश्ते का, एक ज़रा सी कोशिश से नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। और मेरे लिए इस्तांबुल आया था, वो माजरत कर रहा था, मैं कैसे नाराज़ रह सकती थी? उसने उंगलियां अंगूठे से मनोश्ता की सतह से पनीर में लथड़ा ज़्यादा तोड़ा और मुंह में रखा। फिर क्या हुआ? जिस वक्त ज़िया सुल्तान और कशमाला मुबीन नाश्ते की मेज़ पर आमने सामने बैठे थे, पाकिस्तान में सुबह रोशन वह काफ़ी देर हो चुकी थी। वक्त यहाँ 2 घंटे आगे था। परिंदे चहचहाते हुए दरख्तों की डालियों से उड़ चुके थे। लाहौर से दूर एक पसमानदा कस्बे में दरख्तों से घिरे एक मकान का सहन इस वक्त आबाद था। वहाँ तरह तरह के लोग झोलियाँ फैलाए बैठे थे। एक कैमरा VIPs के लिए ख़ास था। हर दूसरे आस्ताने की तरह यहाँ भी पैसे वाले लोगों को अलग कमरा मिलता था। यह आस्ताना पीटर मसीह के आस्ताने से मुख्तलिफ ना था। अलबत्ता जादूगर मुसलमान था। अमूमन लाहौर और गिरदनुमा में काम करने वाले जादूगर मुसलमान होते थे, लेकिन अपने नाम के साथ मसीह या पढ़ने लगा के खुद को गैर मुस्लिम ज़ाहिर करते थे। यूँ मुसलमान क्लाइंट्स को गिल्ट का एहसास कम हो जाता था। इस जादूगर का नाम साहिल फ़कीर था। इसका जिस्म भारी भरकम था और बाल घुंघरैले थे। आंखों में सुरमा डाले, कंधा मैला चगा पहने, वो गर्दन में हड्डियों का हार डाले हुए था। इसे नजासत भरा हुलिया जिन्नात को काबू करने के लिए अपनाना होता था। आम दिनों में वह साफ़ सुथरे हुलिये में भी रह सकता था, लेकिन ऐसे हुलिये क्लाइंट्स को मज़ीद मरूब करते थे। और वो इसके सामने सोफ़े पर बैठी कि कबीरा बेगम इससे वह शदीद मरूम नजर आई थी। आपको तस्वीर व्हाट्सअप की हैं। सर पर बॉय कट बाल सेट किए, कानों में हीरे पहने, सादा लिबास, कंधे पर शाल, अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ हिलाते याद दिला रही थी। देखिए तुम्हारी बेटी हो ज़िया सुल्तान की। साहिल फ़कीर ने नापसंदीदा सी आवाज़ निकाली। वज़न कम कर ले तो उस आदमी से शक्ल में काफ़ी बेहतर है तुम्हारी बेटी। इसको वाज़ेह तौर पर ज़िया सुल्तान पसंद नहीं आया था। बात रंगत की नहीं है। ज़िया सुल्तान की तस्वीर में कोई कशिश ना थी। क्या बहुत पैसे वाले? आमला फ़ोन पर जोर दे कर जूम करके ज़ियाद की तस्वीर देख रहा था। इसकी स्पेशल या इमारत मेरे लिए शक्ल या इमारत मेरे लिए अहम नहीं है बाजी पापा जी, मुझे अपनी बेटी की शादी इसी आदमी से करनी है। वो जोर दे के बोली। हूँ, मगर वो शादीशुदा है। वो धीरे से मुस्कुराई। इसीलिए आपके पास आई हूँ। साहिल फ़कीर मैंने खैर अंदाज में मुस्कुराई। जानती हो बीबी, सबसे मुश्किल जादू तलाक का होता है, लेकिन आमिर को सबसे ज़्यादा ताकत पावर तलाक करवा के ही मिलती हुई। नहीं, अमलों के मशहूर इस्लाह पावर का लफ्ज़ जताते हुए बोल रही थी। अमल की मुस्कुराहट गहरी। उसकी क्लाइंट इस दुनिया के रमूज से वाकिफ़ थी। जो मांगेगी दूंगी, बस मुझे ज़ियाद और कशमाला की तलाक करवा देंगे। मुस्कुराए, फिर आंखें बंद की, ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। इस लड़की का कोई निकनेम भी है शायद? चौंके अमल ने आंखें खोली। कबीरा बेगम मुस्कुरा दी। नया आमिल इनके इम्तिहान में पास हुआ था। सिर्फ एक असली आमिल ही जा सकता था कि वो लोग जिनके निकनेम होते हैं, इन पर जादू करते वक्त इनके दोनों नाम बताना ज़रूरी होते हैं। माला इसका निकनेम माला है। पूरे जहाँ की बेटी कशमाला, मुबीन और माला। फिर सुनो बीबी, उसने पैन उठाया और हवा में कांटा लगाया। माला और ज़ियाद की तलाक हमने लिख दिया, हो जाएगी, बस पैसा लगेगा। अमल कब से शुरू होगा? वो बेताबी से बोली, चेहरा जोश से चमक रहा था। अभी इस वक्त से शुरू कर देंगे। अब वो ज़माने के जब अमल को मेच्योर होने में कई हफ्ते लगते थे। सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं और हमारे मौके इनको फ़ौरन तलाश कर लेंगे। उसके
भाई की शादी है इस्तांबुल में, यकीनन वहीं होंगे। हाँ, अगर वहाँ ना होते तो जद्दा में होंगे। साहिल फ़कीर से आंखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ कहा, जैसे किसी को हदायत दी हो। फिर चेहरा मोड़ के सोचती नज़रों से कबीरा बेगम को देखा। तुम्हारी बेटे को इससे बेहतर आदमी मिल सकता है, फिर यही क्यों है? कोई वजह बता नहीं सकती। वह नूज़ मुस्कुराई थी। अमल ने शाने चुकाए। कैफ़ की इमारत में मामूल के मुताबिक काम जारी थे जब लिफ्ट के दरवाजे खुले और अब्दुल मालिक फरीद अंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने गहरा नीला सूट पहन रखा था, सफ़ेद बाल गले करके जमाए गए थे जैसे सिल्वर हों। बेतासे चेहरे पर हल्के से तैश की नमक दिखाई दी थी। वो सीधा हाल के दूसरे सिरे पर बने ऑफिस तक और बिना दस्तक के दरवाज़ा खोला। अपनी वर्क टेबल के पीछे कागज़ों में उलझी बैठी ज़ारा ने चेहरा उठा के नहीं देखा। मैं तुम्हारी पैकिंग का जायज़ा लेने तुम्हारे घर आए तो मालूम हुआ कि तुम ऑफिस में हो। उन्होंने तने और ब्रू के साथ भगोर उसका चेहरा देखा, फिर इतराफ़ में ज़ारा के ऑफिस को। सब कुछ हमेशा की तरह सेट था अपनी जगह पे। तुमने पैकिंग नहीं की? हमें आज वापस जाना था। मैं नहीं जा रही पापा, ज़ारा ने मुस्कुरा के महज गंदिश का। वो चंद लम्हे बहुत ज़ब्त से देखते रहे। वो स्याह कोट के साथ कानों में सुनहरी तितली वाले इयररिंग्स पहने, बालदार बालों को कंधों पर सामने डाले ऑफिस के नए दिन के लिए तैयार थी, ना कि एयरपोर्ट के लिए। मुझे खुद पर एतमाद करना चाहिए था पापा, लेकिन मैंने नहीं किया। वो आंखें छोटी करके खामोशी से उसे देखने लगी। वो रिवालिंग चेयर पर टेक लगाए बैठी है, बाहम हाथ फंसाए बहुत सुकून से कह रही थी जो उसे कहना था। जानते हैं सब मेरे पास कब आते हैं माहिर आप दूसरे दोस्त, जब किसी को किसी के बारे में मालूमात चाहिए हो, क्योंकि किसी के बारे में मालूम करने में सबसे अच्छी ज़ारा है। ज़ारा लोगों को जानती है। ज़ारा के दोस्त हर जगह होते हैं। उनकी आवाज़ में तंज बुलंद होने लगा। ज़ारा, लेकिन जब मुझे खुद मालूमात चाहिए थी तो मैंने इस स्टूपर शबनम पर भरोसा किया। मैं खुद अपने पास नहीं की। वो अफसोस से कहती क्या पतला है ज़ारा, उनकी आवाज़ पस्त थी। वो उसकी थेरापिस्ट है बाबा। मालिक फरीद ने गहरी सांस लबों से खारिज की। एकदम कंधों पर बहुत से बोझ आन गिरे थे। वो उसकी थेरापिस्ट है। एक एक लफ्ज़ तोड़ तोड़ के अदा किया। यास्मीन और मैं क्या क्या समझने लगी, मगर नहीं। उसने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी बाबा, मैं माहिर पर अब गिव नहीं करूँगी, बावजूद इसके कि तुम उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं। अब्दुल मालिक फरीद के तासुरात पल भर में वापस पर बन गए। उनका सवाल किसी भी जज्बे से आ रही था। ये मेरी ज़िंदगी और ये मेरा फैसला, मैं यही रहूँगी माहिर के लिए, कैफ़ के लिए। मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कहते कहते वो रुकी। एकदम आंखों में खौफ सबरा। वो तेज़ी से आ गई। आप क्या सोच रहे हैं? परेशान नज़रों से उनका चेहरा टटोलने लगी। आप माहिर के पास जाके उसको कहना चाहते हैं कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर, तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता ज़ारा, क्योंकि तुम्हें किसी ने इस घड़े में नहीं डाला, तुम खुद इसमें कूदी हो। तुम्हें इससे तुम्हारे सिवा कोई नहीं निकाल सकता, खुद मैं भी नहीं। जो दिल चाहे करो। हल्के से कंधे झुका दी। वो वहाँ से पलटे तो चेहरा इसी तरह सर था, अलबत्ता चाल धीमी थी। हम आज रात वापस जा रहे हैं। ज़ारा नहीं जाएगी। सामने से आते असिस्टेंट को धीमी आवाज़ में इत्तलाती उसके होंठ ओ में सुकड़े। आपने आज 4 बजे की मीटिंग के लिए फ़ाइल मांगी थी। इन बाप बेटी के मसले पर तबसरा किए बगैर असिस्टेंट ने एक फ्लैश ड्राइव मालिक की तरफ बढ़ाई। वो मीटिंग कन्फर्म्ड है ना सर? ये तो 4 बजे ही मालूम होगा। उन्होंने फ्लैश ड्राइव को ऊपर उठा के देखा। बिना ऐनक के भी वो इस पर लिखा सबरीना पढ़ सकते थे।